हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हिंदी में, हिंदी साहित्य में किस किस राइटर को पढ़ेंगे। तो किसको ख़त्म कर दिया था? केशव दास को ख़त्म कर दिया है। हाँ, केशव दास को ख़त्म कर दिया। उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। किसको पढ़ेंगे? सेनापति। तो सेनापति से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा ही इनको देखते हैं। जो मेन है इनके बारे में जो पूछा जाता है उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आप लोग नोट्स बनवाइएगा ज़रूर। नोट्स क्या होता है? नोट्स बनाने से बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं। पेपर टाइम, एग्ज़ाम टाइम समझ लो कि आप लोगों के लिए रामबाण होता है। नोट्स उठाओ, फट से पढ़ो और क्या पेपर दो। तो इसमें 10 घंटा वीडियो नहीं देखना पड़ता है, ना किसी की क्लास देखना पड़ता है और ना इधर उधर भागना पड़ता है। नोट्स बनाने से बहुत सारे फ़ायदे, कभी कभी हाथों को भी याद हो जाते हैं। लिखते लिखते क्या होते हैं, हाथों को भी याद हो जाते हैं। उससे भी दिल माइंड पेपर में काम करता है कि हाथ बार बार उसी सही ऑप्शन के ऊपर जाता है। तो इसलिए बार बार कोर्स करते हैं। आप लोगों को नोट्स ज़रूर बनाइएगा। मेरी क्लास में कापी किताब लेकर बैठा करिए और नोट्स बनाते हुए चलिए। तो हेडिंग डाल लीजिए क्या? सेनापति। तो सेनापति से एक प्रश्न कहाँ पूछता है? इनकी रचनाएं से। सेनापति की रचनाएं कौन है? कवित्त रत्नाकर। पहली रचना है किसकी है? तो सेनापति की है। किसकी होगी? कवित्त रत्नाकर। सेनापति की रचना है काव्य कल्पद्रुम। यह किसकी रचना है? यह इनकी सेनापति की रचना है। किस नंबर की है? चौथी व पांचवी तरंग में राम कथा का वर्णन है। इसमें कवित्त रत्नाकर काव्य कल्पद्रुम में चौथी व पांचवी तरंग में राम कथा का वर्णन मिलता है। इम्पोर्टेंट लाइन ये है, मध्यकाल में सेनापति अपने प्रकृति के वर्णन के लिए प्रसिद्ध हुए थे। प्रश्न पूछता है कि अब ऐसा कौन सा कवि है जो मध्यकाल में अपने प्रकृति वर्णन के लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो कौन होंगे? सेनापति होंगे। प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवा रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस जरूर कर लिया करिए। मध्यकाल में सेनापति वह अपने प्रकृति के वर्णन के लिए प्रसिद्ध थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हेडिंग डाल लीजिए क्या? नाभादास। तो नाभादास भी ज़्यादा नहीं है, ये भी छोटे ही हैं। यहाँ से भी ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछा जाता है इनसे भी। तो नाभादास हेडिंग डाल लीजिए। ये कैसे थे? ये तुलसीदास के समकालीन थे। कौन? नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। भक्तमाल परंपरा को प्रारंभ करने वाला माना जाता है। इसे नाभादास को भक्तमाल परंपरा को प्रारंभ करने वाला माना जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, भक्तमाल में 200 कवियों का वर्णन है। प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन से किसमें 200 कवियों का वर्णन मिलता है? तो भक्तमाल में 200 कवियों का वर्णन मिलता है। 200 कवियों का वर्णन मिलता है। अगला पॉइंट है, इन्होंने अपने गुरु, इसके अपने गुरु अग्रदास की परंपरा में अष्टयाम नामक ग्रंथ लिखा। अष्टयाम नामक ग्रंथ लिखा। तो कितने ग्रंथ लिखा? 2 ग्रंथ लिखा था। कितने ग्रंथ लिखा था? यहाँ पर देख लीजिए, 2 ग्रंथ लिखा। 2 ग्रंथ लिखा। कौन कौन सा है यही उससे देख लेते हैं। पहला कौन होगा? पहला होगा ब्रज भाषा गद्य में। कौन सा? ब्रज भाषा गद्य में। दूसरा कौन होगा? ब्रज भाषा पद्य में। दूसरी रचना कौन सी है? ब्रज भाषा पद्य में। ब्रज भाषा पद्य में। ये इनके अष्टयाम की 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। कौन कौन सा? ब्रज भाषा गद्य में और ब्रज भाषा पद्य में। ये दोनों रचनाएं, ये इनके दोनों ग्रंथ हैं, अष्टयाम के प्रमुख ग्रंथ हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रियदास जी ने सटीक भक्तमाल के नाम से, किसने? प्रियदास सटीक ने भक्तमाल के नाम से भक्तमाल का टीका कवित्त व सवैया छंद में लिखा था। कौन सा? प्रियदास ने सटीक भक्तमाल के नाम से भक्तमाल का
टीका लिखा और ये कवित्त और सवैया छंद में लिखा। इतना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक नए राइटर को लेते हैं। इतना ध्यान से आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। फ्री की क्लास में बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं, जिसको पैसा देना पड़ता है तो उसमें लगन रहती है कि हाँ हमको पैसा दिए हैं तो पढ़ें। इसलिए फिर भी देखते रहिएगा। केदारनाथ अग्रवाल अगले राइटर कौन होंगे? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। अब इनसे प्रश्न बनता है कि ये कैसे कवि थे? तो ये रीतकालीन कवि थे। कैसे कवि थे? रीतकालीन कवि थे। रीतकालीन कवि थे। अगला पॉइंट लिखिएगा। इनका जन्म पूछता है, तो इनका जन्म अब 1 अप्रैल 1911 में ईस्वी में। कब जन्म? 1 अप्रैल 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में कमसिन बांदा में। कहाँ पर? कमसिन बांदा में हुआ था। बांदा में हुआ था। तो जन्म केदारनाथ का जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1911 में। कहाँ पर? कमसिन बांदा में हुआ था। अगला पॉइंट देखिए, इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु जल्दी ही हुई है। कब हुई थी? 22 जून 2000 में हुई है। कब? 22 जून 2000 में हुई है। 2000 ईस्वी में हुई है। तो कब हुआ था? केदारनाथ कैसे कवि थे? तो यह रीतकालीन कवि थे। जन्म कब हुआ है? तो 1 अप्रैल 1911 ईस्वी में। कहाँ पर? कमसिन बांदा में हुआ था। अगला पॉइंट है, मृत्यु कब हुई है? 22 जून 2000 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? केदारनाथ अग्रवाल की। अगली रचना लिखिएगा। अब इनकी रचनाएं से प्रश्न बनते हैं, तो रचनाएं इनकी बहुत सारी हैं, इनसे प्रश्न बहुत बनते हैं। इनकी वेरी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। बहुत सारी रचनाएं इनको लिखवा देते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर पूछता है इनकी रचनाओं में से। तो चलिए, पहली रचना है कौन सी? युग की गंगा। युग की गंगा। यह कब की रचना है? तो यह है 1947 ईस्वी की रचना है। कब की? 1947 ईस्वी की रचना है। अगला देखिए, नींद के बादल। नींद या नीड़ के बादल है। नीड़ के बादल कब की रचना है? नीड़ के बादल ये भी 1947 ईस्वी की रचना है। कब की है? 1947 ईस्वी की रचना है। अगली रचना लिखिए, लोक और आलोक। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। लोक और आलोक। लोक और आलोक ये कब की रचना है? यह है 1957 ईस्वी की रचना। 1957 ईस्वी की रचना है ये। पर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट रचना। इसको वेरी वेरी करके लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रचना है। लोक और आलोक। अगली रचना लिखिएगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं। रंग बोलते हैं। अब अगली रचना कौन सी होगी? आग का आईना। आग का आईना। यह कब की रचना है? तो यह है
एक मिनट देख लेते हैं क्या सन कब की है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। कि ये है कब का, ये है 1957 ईस्वी की रचना। लोक और आलोक का नहीं पता है। अगली रचना ऐसे करके लिखते रहिएगा तो इसमें कंफ्यूजन ना होगी टाइम पे। आग का आईना, ये कब की रचना है, 1965 ईस्वी की रचना है। 1965 ईस्वी की रचना है। अगली रचना होगी 1970 की रचना। कौन सी है, अब ऐसे करके लिखवाएंगे। 1970 ईस्वी की रचना कौन सी है, देश की कविताएं। देश की कविताएं। अगली रचना कौन सी है, ये भी 1970 ईस्वी की रचना है। कौन सी होगी, समय समय पर। समय समय पर। अगली भी रचना 1970 की ही है, तो ये भी कब की है, अपूर्वा। ये वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, अपूर्वा। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट रचना लिख लीजिएगा। अगली रचनाएं कौन सी है, अगली रचना है 1979 की रचना। 79 ईस्वी की रचना है। कौन सी है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। वही रचना है, द्वितीय संस्करण है पर इसका। फूल नहीं रंग बोलते हैं, रंग बोलते हैं, पर इसका क्या है, द्वितीय संस्करण है। द्वितीय संस्करण है, द्वितीय संस्करण है, पर है कब का, 1977 ईस्वी में माना गया था इसको। 1977 ईस्वी में इसको मान्य मिला था। अगली रचना कौन सी है, 1979 ईस्वी की रचना। 1979 ईस्वी की रचना। ये कौन सी रचना है, पंख और पतवार। पंख और पतवार। पंख और पतवार। अगली रचना कौन सी है, 1980 ईस्वी की रचना है। 1980 ईस्वी की रचना है, पर है कौन, विवेक, विचार और बांदा। विचार और बांदा। इतना पहले देखिए, तो केदारनाथ अग्रवाल कैसे कवि थे, रीतकालीन कवि थे। इनका जन्म कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1911 ईस्वी में कमसिन बांदा में हुआ था। केदारनाथ का जन्म, मृत्यु कब हुई थी, 22 जून 2000 ईस्वी को हुई थी। अब इनकी रचनाएं कौन सी हैं, युग की गंगा 1947 ईस्वी की रचना है। नीड़ के बादल 1947 ईस्वी की ये भी रचना है। लोक और परलोक, ये लोक और परलोक रचना है 1957 ईस्वी की। क्या है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं। आग का आईना कब का है, 1965 ईस्वी की रचना है। 1970 ईस्वी की रचना कौन सी है, देश की कविताएं। तीन रचनाएं ऐसी हैं जो कब प्रकाशित की गई हैं, 1970 ईस्वी में प्रकाशित की गई हैं। अगली रचना है समय समय पर, 1970 ईस्वी की रचना है। फिर कौन सी रचना है, अपूर्वा, ये भी 1970 ईस्वी की रचना है। 1979 ईस्वी की रचना है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसी का है, पर ये क्या है, दूसरा संस्करण है। कब प्रकाशित हुआ है इसका, तो 1979 में इसको प्रकाशित किया गया है, पर है कब का, मान्य कब मिला है, 1977 ईस्वी में लिखा गया था और प्रकाशित हुआ था 1979 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में पंख नहीं पतवार। अगली रचना है 1980 की, विचार और बांदा। अब आगे देखिएगा इनकी रचनाएं, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, मैंने पहले ही बताया है। अगली रचना देखिए इनका, 1981 ईस्वी 80 ईस्वी की रचना कौन सी है, एक और
विवेक विवेचन कब की है? 1980 ईस्वी की रचना है। विवेक विवेचन विवेचन। और कौन सी रचना है? 1981 ईस्वी की रचना। पहले लिखते जाइएगा, फिर वेरी इंपॉर्टेंट करके आप लोगों को बताते जाएंगे कौन सी इंपॉर्टेंट है। कौन सी है? हे मेरी तुम। हे मेरी तुम। अगली रचना कौन सी है? 1981 ईस्वी की ये भी रचना है। कौन सी है? मार प्यार के थापे। मार प्यार के थापे। अब अगली रचना कौन सी है? 1983 ईस्वी की रचना। 1983 ईस्वी की रचना कौन सी है? कहे केदार खरी खरी। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। कहे केदार खरी खरी। अगली रचना देखिए, 1985 ईस्वी की रचना जमुन जल तुम। 1985 ईस्वी की रचना है जमुन जल तुम। जमुन जल तुम। अगली रचना है कौन सी? 1985 ईस्वी की बम्बई का रक्त स्नान। 83 की है। 1983 ईस्वी की रचना है बम्बई का जलपान। बम्बई का जलपान। बम्बई का रक्त स्नान है, सॉरी, बम्बई का रक्त स्नान। अगली रचना कौन सी है? 1985 ईस्वी की गुल मेहंदी बोल बोल अबोल। 1985 ईस्वी की रचना है गुल मेहंदी गुल मेहंदी बोल बोले बोल अबोल। बोले बोल अबोल। अब इनकी रचनाएं हो गई। कौन सी है? 1980 ईस्वी की विवेक विवेचन है। 1981 की है मेरी तुम। 1981 ईस्वी की है मार प्यार के थापे। और कौन सी है? 1983 की है काहे केदार खरी खरी। 1985 ईस्वी की जमुन जल तुम। 1983 ईस्वी की रचना है बम्बई का रक्त स्थान। अगला है रक्त स्नान है। अगली रचना है 1985 गुल मेहंदी बोले बोल अबोल। अब इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है? तो पंख पतवार, ये भी थी इम्पोर्टेंट है, बताया ये है। हे मेरी तुम, कहे केदार खरी खरी, ये वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। बम्बई का रक्त स्नान, ये भी है। और 1985 गुल मेहंदी बोले अबोल, ये वाली भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आगे की रचनाएं थोड़ा सा पॉइंट करके। इनके बारे में अभी बहुत सारे कहे जाते हैं बातें, तो इनको चलिए आगे देखते हैं कल हम लोग, क्योंकि इनकी कथन लाइन बहुत बड़ी है तो वीडियो भी लंबी जाएगी। तो चलिए आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।